भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सा सिस्टम है जो उन्हें इतनी शक्ति देता है और उसी वक्त उनकी सरकार को हर दिन हर पल संसद के प्रति जवाबदेह भी बनाता है? जी हां, आज हम भारतीय लोकतंत्र की इसी इंजन यानी द पार्लियामेंट्री सिस्टम को गहराई से समझेंगे। ये टॉपिक आपकी जीएस पेपर 2 के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, भारत का संविधान सेंटर और स्टेट्स यानी केंद्र और राज्य दोनों ही स्तर पर एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की व्यवस्था करता है। यही वो नींव है जिस पर हमारी पूरी राजनीतिक इमारत खड़ी है। तो चलिए इसकी हर एक ईंट को आराम से समझते हैं। तो आखिर ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है क्या? बिल्कुल सरल शब्दों में ये एक ऐसी सरकारी व्यवस्था है जहां एग्जीक्यूटिव यानी सरकार, मंत्रिमंडल अपनी हर पॉलिसी और हर काम के लिए लेजिस्लेटर यानी संसद या विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत ब्रिटिश पार्लियामेंट से हुई, जो लंदन के वेस्टमिंस्टर शहर में स्थित है। ब्रिटेन, जापान, कनाडा और हमारा देश भारत, इन सभी में शासन का आधार यही सिस्टम है। अब ये स्लाइड आपके प्रीलिम्स के लिए एक हाई वैल्यू टारगेट है, इसे बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए। संविधान के ये अनुच्छेद इस सिस्टम की जान है। सेंटर के लिए आर्टिकल 74 और 75 और स्टेट्स के लिए आर्टिकल 163 और 164। इन्हें दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि यहां से डायरेक्ट सवाल बनते ही बनते हैं। आइए अब इसके कोर आर्किटेक्चर को समझते हैं। वो खास फीचर्स, वो स्तंभ जिन पर हमारी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था टिकी हुई है। सबसे पहली विशेषता है दो तरह के एग्जीक्यूटिव्स का होना। एक है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी नाम मात्र के प्रमुख, जो हैं हमारे राष्ट्रपति। वो डे ज्यूरे यानी कानूनी रूप से हेड ऑफ स्टेट हैं। और दूसरे हैं रियल एग्जीक्यूटिव यानी वास्तविक प्रमुख, जो हैं हमारे प्रधानमंत्री। वो डी फैक्टो हेड हैं जिनके हाथ में सरकार की असल शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही काम करते हैं। दूसरी विशेषता है मेजॉरिटी पार्टी रूल। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। लोकसभा के चुनाव में जिस पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत मिलता है उसी की सरकार बनती है। राष्ट्रपति उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जिसे सदन में मेजॉरिटी का समर्थन हासिल हो। और हां, जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता तो अब कोएलिशन यानी गठबंधन सरकारों का दौर शुरू होता है। और अब आते हैं इस सिस्टम की आत्मा पर, इसके बेडरॉक प्रिंसिपल पर, जिसे कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्टिकल 75 साफ कहता है कि पूरा मंत्रिमंडल एक टीम की तरह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। इसका मतलब है दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। यानी अगर सरकार के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो किसी एक मंत्री को नहीं बल्कि पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। अगला फीचर है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। आमतौर पर मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक ही पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं, इसलिए उनकी राजनीतिक विचारधारा भी एक जैसी होती है। इससे नीति निर्माण आसान हो जाता है। हाँ, कोलिशन गवर्नमेंट्स में ये थोड़ा अलग होता है, जहां फैसले आम सहमति या कंसेंसस के आधार पर लिए जाते हैं। इस सिस्टम की एक और बड़ी अनोखी विशेषता है डबल मेंबरशिप। इसका मतलब है कि मंत्री एक ही समय में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों का हिस्सा होते हैं। यानी हर मंत्री को संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बनाया जाता है जो सांसद नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर सदस्यता हासिल करनी ही पड़ती है। इस पूरे सिस्टम की धुरी है प्रधानमंत्री। वो प्राइमस इंटर पारेस हैं। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका अर्थ है फर्स्ट अमंग इक्वल्स या बराबर वालों में प्रथम। वो सरकार के, संसद के और अपनी पार्टी के तीनों के नेता होते हैं। उनकी इसी क्रूशियल भूमिका के कारण इस सिस्टम को कई बार प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री के पास एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति होती है, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह देना। इसका इस्तेमाल अक्सर स्ट्रेटेजिकल तौर पर किया जाता है, जैसे कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नए चुनाव करवाने के लिए, ताकि एक नया और मजबूत जनादेश हासिल किया जा सके। और आखिरी फीचर है सीक्रेसी या गोपनीयता का सिद्धांत। मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इसके अनुसार वो अपनी कार्यवाहियों, नीतियों और निर्णयों से जुड़ी जरूरी जानकारी को सार्वजनिक नहीं कर सकते, जिससे सरकार का संचालन बिना किसी बाधा के हो सके। तो हमने फीचर्स तो समझ लिए, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्या ये सिस्टम रिस्पॉन्सिबल यानी जवाबदेह तो है, पर क्या ये अनस्टेबल यानी अस्थिर भी है? आइए अब इसके गुण और दोष यानी मेरिट्स और डीमेरिट्स की चर्चा करते हैं।
तो देखिए, इस सिस्टम के दो पहलू हैं। एक तरफ इसके फायदे यानी मेरिट्स को देखें तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में बेहतर सामंजस्य रहता है। सरकार हमेशा जवाबदेह रहती है क्योंकि उसे कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटाया जा सकता है। सत्ता किसी एक व्यक्ति में ना होकर मंत्रिमंडल में होती है, इसलिए तानाशाही पर रोक लगती है। दूसरी तरफ इसके नुकसान यानी डीमेरिट्स भी हैं। सरकारें अस्थिर हो सकती हैं, खासकर गठबंधन के दौर में। इससे पॉलिसीज की कंटिन्यूटी नहीं रहती। कभी कभी बहुमत वाली पार्टी का कैबिनेट तानाशाही भी बन सकता है और ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत के थोड़ा विपरीत जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इतने डीमेरिट्स के बावजूद हमारे संविधान निर्माताओं ने आखिरकार इसी सिस्टम को क्यों चुना? चलिए उनके इस फैसले के पीछे के विजन को समझें। इसके पीछे 4 बड़े कारण थे। पहला, ब्रिटिश शासन के दौरान हम इस सिस्टम से काफी हद तक परिचित हो चुके थे। दूसरा, संविधान निर्माता लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच रोज-रोज के टकराव से बचना चाहते थे। तीसरा, भारत जैसे विविधता भरे समाज के लिए यह सिस्टम सभी वर्गों को बेहतर प्रतिनिधित्व देता है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जवाबदेही को स्टेबिलिटी यानी स्थिरता से ऊपर रखा। इसी विचार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन शब्दों में रखा था। उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक एग्जीक्यूटिव को 2 शर्तें पूरी करनी चाहिए, स्टेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। और उनके अनुसार प्रेसिडेंशियल सिस्टम शायद ज़्यादा स्टेबिलिटी दे, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं बेहतर तरीके से सुनिश्चित करता है। भले ही हमारा मॉडल ब्रिटिश सिस्टम पर आधारित हो, लेकिन ये उसकी कार्बन कॉपी बिल्कुल नहीं है। हमारे और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में कुछ बहुत ही मौलिक अंतर हैं। आइए इन पर एक नज़र डालते हैं। आइए इन अंतरों को देखते हैं। सबसे पहला, भारत एक रिपब्लिक यानी गणराज्य है जहां हमारे हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति चुने जाते हैं। वहीं ब्रिटेन एक मोनार्की यानी राजशाही है जहां ये पद वंशानुगत है। दूसरा, ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है यानी संसदीय सर्वोच्च है, लेकिन भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रेमेसी है यानी संविधान सर्वोच्च है। तीसरा, भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से हो सकते हैं, जबकि ब्रिटेन में उनका लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ कॉमन से होना जरूरी है। और आखिर में ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है जो भारत में नहीं है। एक और प्रीलिम्स बूस्टर, ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन इंपॉर्टेंट अंतर है जहां से सवाल बन सकता है। ब्रिटेन में हर मंत्री की एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसका मतलब है कि उन्हें राज्य के हर ऑफिशियल एक्ट पर काउंटर साइन करना पड़ता है। भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए अब इस टेबल के जरिए पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्यूजन ऑफ पावर्स होता है। वहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सिंगल एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर के प्रति कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं और सेपरेशन ऑफ पावर्स का सख्ती से पालन होता है। यह टेबल आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक गोल्ड माइन साबित हो सकती है। तो आइए एकदम तेजी से रिवाइज करते हैं इस पूरे डिस्कशन के की टेकअवेज क्या हैं। पहला, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, नॉमिनल प्रेसिडेंट और रियल PM एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तीसरा, आर्टिकल 75 के तहत कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत काम करता है। और चौथा, भारत ने स्टेबिलिटी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी को चुना। तो अब इस टॉपिक से कैसे सवाल बन सकते हैं? प्रीलिम्स में आपसे इंडियन और ब्रिटिश मॉडल्स के बीच के अंतर पर सवाल पूछा जा सकता है, और मेंस के लिए एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है, क्रिटिकली इवैल्यूएट इफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज कंट्रीब्यूटेड टू गुड गवर्नेंस इन इंडिया। इस एनालिटिकल क्वेश्चन के लिए जरूर तैयार रहें। और अब जाते जाते मैं आपके लिए एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ रहा हूं, इस पर जरूर सोचना। कार्यपालिका और विधायिका शक्तियों का ये फ्यूजन या संगम जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का कोर है, क्या ये अंततः हमारे लोकतंत्र को मजबूत करता है या कमजोर? अपने विचार आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं।